आप सभी को नमस्कार। और आपकी बीएड की परीक्षा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा में सभी लोग जो भी जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से सफलताएं प्राप्त करें और 100% अंक प्राप्त करें। आपको परीक्षा की सफलता के लिए मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। यदि आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, तो इनको अपना कर देखिएगा कि मेरी बात कहाँ तक आपके लिए सार्थक सिद्ध होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रकार से एक नया पैटर्न है। अभी तक बीएड में ऐसी परीक्षा प्रणाली नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी तक किए नहीं हुए। आपकी जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं, उन सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं। मेन समस्या ये आ रही है कि हमारे पास इस विषय के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसके लिए छात्रों को परेशानी हो रही है और बाज़ार में पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं, तो जिसके कारण जो है हमको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ज़्यादातर छात्रों के लिए एक नया प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा समय देखिए। एक तो कम समय है, क्योंकि हम इस समय के अंदर जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों को पूरा पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतना प्रॉपर समय नहीं है। और पहले अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इससे आपको बहुत सहारा मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं पहले कम से कम उसको पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ें, और पूरी किताब ना पढ़ रहे हैं अगर आप तो कुछ चयनित ऐसे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट ले लें, पैराग्राफ ले लें, उनको पढ़ें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि कंटेंट जो है आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रहेगा। एक आपको बहुत मोटी बात बता रहे हैं कि परीक्षा में हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हल 100% सही कर सकते हैं जिस विषय को हमने पहले कभी देखा हो। जिन पॉइंट्स को हमने कभी देखा ही नहीं है उन पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, ना उनके ऊपर टिक लगा सकते। तो बेहतर यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है हमारा उसको बुक्स में एक बार देख लें, पढ़ लें। कम से कम भले याद नहीं होगा, वो हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में रहना चाहिए। यदि वो रहेगा तो आप निश्चित मानिए कि जब आपके सामने 4 विकल्प आएंगे तो आप उसमें से सही विकल्प को चयनित कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो सही विकल्प होता है हमको तुरंत रिकॉल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप जो है उस पर निशान लगाकर छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसी भी क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के नियम होते हैं कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अपनी जो परीक्षा है इसको हमें कई चरणों में देना चाहिए। जैसे आप जब भी पेपर प्रारंभ करते हो तो उसके लिए आप सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ो। अब आप मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे तो 100 क्वेश्चंस आप पूरे पढ़ लीजिए, तो आपको 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको परफेक्ट अच्छी तरह से बेहतर आते हैं। ठीक है, अब आप उन क्वेश्चनों को तुरंत टिक मार करके ओएमआर शीट में गोले काले कर दीजिए। ठीक है, वो क्वेश्चंस अब आपके जो भी 15, 20, 25 जो भी होते हैं वो आपके बिल्कुल राइट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन पर डाउट्स होते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखिए, परीक्षा में हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए कि अगला ए कह रहा है तो यही होगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ए बताया, निकला बी, निकला सी, निकला डी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आपने पढ़ा है और यदि आपने देखा है तो आपके ज्ञान को झूठा कोई नहीं साबित कर सकता। और एक बात चीज़ मान के चलिए कि परीक्षा में लोग ये सोचते हैं कि मेरा सामने वाला जो बोल रहा है सही है, कहीं ना कहीं वो भी आपके ही जैसा है। जितना आप पढ़ के गए हो उतना ही वो भी पढ़ के गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही बता रहा हो और ये भी नहीं है कि गलत बता रहा हो। तो वहाँ पर अपने बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए कि और लॉजिकली रूप से आप उस आंसर को, यदि कोई बता भी देता है आपको, पहली बात तो नकल करनी नहीं चाहिए। यदि कहीं से आपको कुछ पता चल भी जाता है तो उसको लॉजिकली रूप से भी देखना चाहिए कि वो आंसर सही है या नहीं है। आँख बंद करके नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं बचता है। अब लास्ट टाइम में 5 मिनट या 10 मिनट बचे हैं और हमारे पास क्वेश्चंस करने के लिए बहुत सारे बच गए, हम नहीं कर पाए। हमने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया अन्य क्वेश्चंस के ऊपर। तो ऐसे समय में आप किसी भी विधि का अपना सहारा लेकर जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले आप अपनी जो किताब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें,
इजी नोट्स है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सामग्री नहीं होती है, उसके अंदर भी बहुत सारा ज्ञान है। ये है कि संक्षिप्त है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस लिखने की अपेक्षा ये है कि आप उन पर टिक मारते चलिए, वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन ही लिख पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख सकते। टिक लगाने के कर काम करेंगे तो आप दिन भर में 100, 200, 500 क्वेश्चन पे भी टिक लगा लेंगे, और जब भी आप पढ़ेंगे तो वह चीज़ आपके सामने सबसे पहले आ जाएगी। जो चीज़ देखिए फैक्ट है उस पर आप पहले टिक लगाइए। जैसे हम कहें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर को हुआ, ठीक है, ये फैक्ट है, ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात नहीं है और ना ही इसको कोई बदल सकता है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं, हाईलाइट भी होते हैं कहीं कहीं, तो उनको भी जो है आप एक पेंसिल से या जो मार्कर पेन होता है उससे मार्क कर लीजिए पूरी किताब के अंदर, और उसको ही सबसे पहले पढ़िए और उनको सुबह और शाम रिवीजन करिए। देखिए जितना ज़्यादा आप अपनी आँख के आगे से चीज़ों को निकालेंगे वही चीज़ें आप रिकॉल कर पाएंगे, नहीं तो परीक्षा में आपसे रिकॉल नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरी बात को आप समझिएगा, क्योंकि हमें उसको याद करना है, ठीक है। और हमेशा एक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, एक उत्तर है, उसी को याद करने से काम नहीं चलता है। कभी कभी एक शब्द ही हम भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके आगे पीछे की चीज़ को भी पढ़ के रखिए। मान लीजिए कोई कठिन चीज़ है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आप अपने परिवेश से जोड़िए, अपने आप से जोड़िए, कुछ उसका कार्टून बनाइए, कुछ कविता बनाइए, कुछ कहानी बनाइए, कोई चित्र बनाइए, कोई डायग्राम बनाइए, कुछ ऐसा बनाइए जिससे आप जुड़ जाए। क्योंकि जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आप उस क्वेश्चंस को याद नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि ब्रिटिश काल में बहुत सारे आयोग आए, उन सभी को नहीं याद कर पा रहे, कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप कल्पना करिए कि आप खुद ही एक लॉर्ड हैं और विलियम बेंटिंक हैं या लॉर्ड रिपन है या लॉर्ड कर्जन है, और आपने ही भारत में आए और आपने कल्पना करी कि अंग्रेज़ों पे यहाँ पर शासन करना है, तो कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए। ये कल्पना कहीं ना कहीं आपको एक मानसिक सोच देगी, और आप उन चीज़ों को अपने मन में याद करिए कि मैंने इस सन में ये वाला कानून लागू किया था, मैंने ये लागू किया, ये वाला आयोग बनाया, माध्यमिक शिक्षा पे काम किया, इस तरह से किया। तो आप देखिएगा कि जब आप स्वयं पर कल्पना करेंगे, सोचेंगे, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम अपने से जुड़ी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, और जिसको हम अपनाते नहीं हैं उसको क्षण भर में भूल जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थोड़ी सी मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सफलता जीवन में कहीं नहीं मिलती है, और बिना मेहनत की जो सफलता होती है ना, वो फलदायी भी नहीं होती है, उसका फल भी नहीं मिलता है। तो बोलने के लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस कम समय के अंदर अपने बुद्धि और विवेक का पूरा उपयोग करना है। आप सुबह और शाम जो है दोहराने वाले प्रश्नों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर जो है दोपहर के समय आप रटने जो बड़े लॉन्ग टाइप कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है आप पूरी किताब को पढ़ें, क्योंकि 100 में से 75 सवाल आपको करने हैं। तो इस तरह से आप अगर आप कवर नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश, कॉन्सेप्ट उतना नहीं भी पढ़ पाते हैं पाठों को, तो आप ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएंगे, ऐसा मेरा अपना विचार है। बाकी प्रयास आप पूरी किताब पढ़ने का ही करें। तो और जो ज़्यादा नोट्स हैं उनको शट आउट करते चलें, ठीक है। कुछ चीज़ें जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं उसी समय हमको तत्काल याद हो जाती है, और कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, लेकिन किताब के अंदर हम वो छांट नहीं पाते। अब आपको ये चीज़ देखनी है क्या चीज़ हम भूल सकते हैं, उस चीज़ को आप एक पेपर के ऊपर नोट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप 50-60 क्वेश्चन बनाने की जगह 5 या 10 ही क्वेश्चन बनाएंगे, और वही चीज़ आप भूल रहे थे तो वो आपने लिख लिए, दिन में 2-4 बार आप देख लेंगे या परीक्षा तक देख लेंगे आप, तो वो आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगी, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। हम जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे के क्वेश्चंस को भूलते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भूलते जाइए। जब आप विकल्प देखेंगे तो आपको सही विकल्प याद आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने पुस्तक देखी हुई है, कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आप उसको भूलेंगे नहीं। 10 में से 7 क्वेश्चन आप कम से कम सही लगा देंगे, 8 क्वेश्चन आप कम से कम सही लगा देंगे, क्योंकि आपने उसको देखा है। जिसको हमने देखा ही नहीं है उस पर हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। तो ये कुछ तरीके हैं परीक्षा को देने के लिए। हमेशा बड़े नोट्स, ज़्यादा नोट्स को छोटा करिए, छोटे को और छोटा करिए और छोटा करिए। जो छोटे से छोटा होता जाएगा वही मूल्यवान हो जाएगा, क्योंकि दूध, दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से घी। तो
इस तरह घी ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है दूध से। तो जो आप जो संक्षिप्त नोट्स निकालेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जो चित्र बनाएंगे, जो भी चीज़ आप बनाते हैं, देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अब आपका क्या तरीका है ये आपको सोचना है, ठीक है। कहीं ना कहीं तैयारी पूर्ण लगन से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करिए, 100 पे 100 नंबर लाइए आप। मेरी तो आप सभी को शुभकामनाएँ हैं। कठिन को सरल बनाने का प्रयास कीजिए। जो आप नहीं समझ पाते हैं वो आप हमसे पूछिए, अपने विषय संबंधित अध्यापकों से पूछिए, तो आपको तुरंत उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। वीडियो को सुनिए, देखिए कि आप उसको याद कर लेंगे। इसी श्रृंखला में आगे मैं और आपको बताता हूँ। जब भी आप पेपर या परीक्षा देने बैठते हैं तो सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़िए। जो भी क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं कि जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े या कहीं नहीं देखे, आप तुरंत उनको एक क्रॉस का निशान लगा कर या डॉट लगा कर या किसी भी चिन्ह के माध्यम से चिन्हित कर दीजिए कि हमें इनके ऊपर अब विचार नहीं करना है, ये हमारे पढ़े हुए नहीं। लेकिन आप ये गिनती गिन के रखिएगा कि वो 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि 75 तो आपको हल करने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके पहले विकल्प ही आपको पता होंगे और वो सही होंगे, तो आप उनको तुरंत टिक कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके 2 विकल्प हमको पता होते हैं, तो दोनों विकल्प के अंदर आप टिक लगा के रखिए। जब आप रिवीजन करेंगे, दोबारा पूरे पेपरों को पढ़ना शुरू करेंगे, तब आप उनके ऊपर विचार करिए और जो 2 में से आपको एक तर्क संगत लगता है उस पर आप टिक लगा दीजिए। इससे आपके सही होने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होगी। एक चीज़ आपको और बता दें कि आपके पेपर में ज़्यादातर जो है कुछ उत्तर ऐसे आते हैं जो एक जैसे लगते हैं देखने में, कि ये भी सही है वो भी सही है। उस समय आपको तर्क करने की और चिंतन करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चंस का जो अंग्रेजी वर्जन होता है उसको भी आप पढ़िए। बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए नियम बता रहा हूँ मैं आपको। हिंदी में लिखी बातें अक्सर हमारी समझ में नहीं आती हैं और अंग्रेजी वर्ड को आप पढ़ेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। अंग्रेजी वर्ड को पढ़कर आप उस क्वेश्चन की भाषा को, आंसर को क्लियर कर सकते हैं और सही उत्तर पर आप टिक लगा सकते हैं। बहुत सारे इस पर कार्य हुए हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ए वाला विकल्प चुन लिया और सब में ए लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, सब में ए नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 4 विकल्प होते हैं, ए बी सी और डी। मान लीजिए 100 क्वेश्चंस है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर सब में ए दे देगा। मान लीजिए 50 क्वेश्चन में ए दे देगा, ऐसा नहीं होता। संभावना या प्रायिकता की बात करते हैं तो ए बी और सी डी लगभग 25-25 सब में आते हैं कि 25 ए होने चाहिए, 25 बी होनी चाहिए, 25 सी होनी चाहिए और 25 डी होनी चाहिए। ऐसे में ये भी हो सकता है कि 20 या 22 हो या 27-28 हो या 26 हो या 24 हो, एक्यूरेट 25 भी हो सकते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक विकल्प 15 ही हो, इतने कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होती हैं। किसी एक विकल्प को बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो आप मान लीजिए आपने जो उत्तर लगाए हैं उसमें आपके विकल्प के तौर पे मान लीजिए आपने सब में बी ज़्यादा लगा रखा है और वो आपके 100% सही हैं, तो अब आपके 3 ही विकल्प बचते हैं जो बाकी क्वेश्चंस में होंगे, ए सी और डी। तो कृपया उनके ऊपर विचार करिए। बी को एक बार को छोड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि बी आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा चुके हैं। तो और अब आप टिक लगा रहे हैं, तो ऐसा भी मत करिए कि आपने लाइन से 1 से लेके 5, 6, 7 क्वेश्चन सब में ए लगा दिया। ये भी आपके गलत ही होंगे, सही नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें भी जो आपके नियम या सिद्धांत लेकर आप पैटर्न लेकर चल रहे हैं गलत है। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, तुक्का मत लगाइए, संभावनाओं को तलाशिए, तर्क करिए, सोचिए, तब आप जाकर उस पर उत्तर लगाइए, तो उसमें वहाँ पर सही होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं लगातार, ए 3 बार आपने लगा दिया है, तीनों उत्तर आपको सही लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है चौथा भी या 5वां भी आपका ए ही सही होगा। ऐसा मत करिए लगातार, कहीं ना कहीं सब चीज़ें घूम के आती है। कोई निश्चित पैटर्न परीक्षा के अंदर नहीं होता है कि 2 बार बी आया था तो 2 बार सी भी आएगा, या 2 बार डी आया था तो 2 बार ए भी आएगा, या 1 बार ऐसे आएगा तो 1 बार वैसे आएगा। कोई भी निश्चित पैटर्न या श्रृंखला नहीं होती है और ना ही हमें इसको कॉपी करना चाहिए। बहुत सारे लोग हनुमान जी का नाम लेके, दुर्गा जी का नाम लेके इस तरह से भी टिक लगाते हैं, ये भी गलत तरीका होता है। हमें हमेशा अपने ज्ञान पर चिंतन करके ही टिक लगानी चाहिए, तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुक्का तभी लगाइए जब आपके पास कुछ तो लॉजिक हो,
हम कहते हैं हम गलत ही लगा रहे हैं, लेकिन लॉजिक लेके तो लगाएं। ऐसा तो ना हो कि बिना लॉजिक के ठोक दिया हमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है, और देखिए जो पेपर सेटर होते हैं वो ये भी नहीं कि ज़्यादातर सब में ए ही लगाते हैं, क्योंकि आम आदमी की सोच होती है कि ए वाला लगाओ, ए से ज़्यादा काम हो जाए। ऐसा हमने एक जगह पढ़ा था कि पेपर्स के अंदर बी क्वेश्चन जब आपने सारे कर लिए और लास्ट टाइम आप बचे हैं और आपके क्या बोलते हैं, अब आपको मतलब कॉपी जमा करनी है, 2 4 5 10 क्वेश्चन आपके रह गए, तो ऐसे में और आप पूरे को एवरेज देख लीजिए कि आपके कौन से ज़्यादा लगा रखे हैं, कौन से कम। यदि एवरेज आप क्लियर कर लेते हो तो जो बचता है, कम वाला बचता है, तो वो वाले टिक आप बचे हुए क्वेश्चन में कर दीजिए। नहीं है तो एक सर्वे मैंने एक बार पढ़ा था कि बी के चांसेस ज़्यादा सही होने के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ए या डी ही लगाते हैं अंतिम विकल्प के रूप में, कि अब ए लगा दो या सब में या डी लगा दो। लेकिन ज़्यादातर हमने ऐसा पढ़ा है सर्वे में, कोई ज़रूरी नहीं है मेरी बात सही हो, मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा था कि बी के चांसेस ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है, यदि आपके आंसर में 5 आंसर दिए हों, ए बी सी और डी और ई, तो ज़्यादातर ई आंसर सही होने की संभावना अधिक होती है। तो ये एक आपको एक सामान्य सर्वे के अनुसार जानकारी मैं दे रहा हूँ। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो ट्रू या फॉल्स होते हैं, सत्य या असत्य। ऐसे में आप देखिएगा कि लगभग क्वेश्चन 60-70% क्वेश्चन जो है ट्रू होते हैं, सत्य होते हैं, फॉल्स नहीं होते हैं। तो यदि आपको नहीं आता है तो आप ट्रू लगा दीजिए, तो आपके सत्य सही होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती। ठीक है, एक उत्तर और भी आता है कि जैसे उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव या नन ऑफ एबव। देखिए ऑल ऑफ एबव यदि लिखा है, ठीक है, उपरोक्त सभी, तो आप आंख बंद करके यदि आपको नहीं आता है, तब के लिए बता रहा हूँ, तब आप उस पर ही टिक मारिए। आप रिस्क मत लीजिए ऊपर के 3 क्वेश्चनों पे। ऑल ऑफ एबव के सही होने की संभावनाएं लगभग 70 से 80% होती है, जो आपके उपरोक्त सभी आंसर को सही कर देती। ज़्यादातर परीक्षाओं में ये देखा जाता है। तो यदि नहीं आता है तो आप इसी प्रकार से टिक करिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और बता रहा हूँ कि जब भी आप पेपर देने बैठते हैं उस समय आप चारों विकल्पों को मत देखिए, सिर्फ उसके क्वेश्चंस को पढ़िए और सही उत्तर का चयन अपने दिमाग में करिए कि इसका उत्तर क्या है, आपने क्या पढ़ा था। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सही उत्तर आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर आप विकल्प को देखिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग करते हैं विकल्प ही देखते हैं। अब सही उत्तर पे ना जाके वो विकल्पों पे भी विचार करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं वो विकल्प भी आपके दिमाग में जाते हैं। वह विकल्प जो है कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। हमें कन्फ्यूजन से बचना चाहिए। हमें क्वेश्चन को बहुत शांतिपूर्वक दिमाग से पढ़कर अपने दिमाग में ही सही उत्तर का चयन करना चाहिए, फिर उसके बाद ही विकल्प को देखना चाहिए। यदि एक ही बार में विकल्प आ जाता है या मिलता जुलता शब्द विकल्प के अंदर आपको मिल जाता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, उसके सही होने की संभावना 100% होती है। देखिए ये एक आपको तरीका बता रहा हूँ मैं आपको परीक्षा करने की। परीक्षा देने के जब लोग बैठते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहला प्रश्न किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, या अंत से चले जाते हैं, अंतिम किया, फिर उसके ऊपर किया, उसके ऊपर। इस तरह से सीक्वेंस से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से सरल लगते हैं, वहाँ से करिए। सीक्वेंस से क्वेश्चंस को हल करने का नियम कहीं भी दिया हुआ नहीं है कि हम सीक्वेंस से करें। ठीक है, सीक्वेंस से करने से क्या होता है, आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपको घुमा देगा और आपका बहुत सारा टाइम वेस्टेज हो जाएगा वहाँ पे। तो जो आता है पहले उसको करो और क्वेश्चन हमेशा गिन के ही छोड़िएगा। ऐसा ना हो कि 25 की जगह आप 30 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं। निशान लगा लीजिएगा, गिन लीजिएगा अच्छे से। वो हमारी सीट पे गोले काले करिएगा, उनको गिन लीजिएगा 75 हैं कि नहीं है। ठीक है, वैसे तो 75 कॉलम्स ही होंगे, उसके अंदर ज़्यादा नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो इस तरह से आप परीक्षा को अच्छे से दे सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको आप ध्यान रखिएगा, तो ये परीक्षा में मेरी बातें जो हैं कहीं ना कहीं आपको कुछ सफलता अर्जित कराएंगी। ठीक है, और आगे चलते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो भी क्वेश्चंस के उत्तर आपको अजीब से लगते हैं
या आपने कभी पढ़े ही नहीं, या आपको भाषा ही समझ में नहीं आती, या जिनके अर्थ ही नहीं पकड़ पा रहे हैं और अंग्रेजी वर्जन भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। उन पर समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका समय ज़्यादा मूल्यवान है। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे तरीके ऐसे बताए हैं कि जिनके माध्यम से आप अपनी इस परीक्षा को सरलता से दे सकते हैं और आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सफलताएं तो आपके पास ही हैं और आपको निश्चित मिलेंगी। आत्मविश्वास भी बहुत बड़ी सफलता होती है जीवन की, ठीक है। कभी भी किसी को अंतिम नहीं मान के चलना चाहिए, हमेशा शुरुआत मान के चलिए। जीवन के अंदर अभी तो बहुत सारी सुबह आएंगी और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप प्रगति करेंगे, ठीक है। आपको मेरे द्वारा बताए गए सुझाव कैसे लगे हैं, इस विषय में आप अपनी टिप्पणी अवश्य करिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग टिप्पणी करते हैं। क्या अच्छा लगा वो भी आप लिख सकते हैं कि ये वाली बात आपकी बहुत अच्छी है। देखिए, एक नया पैटर्न था, मुझे भी लगा कि पता नहीं बच्चे कैसे परीक्षा देंगे, तो मैंने इसलिए भी इसी बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन सब पे ध्यान देंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ऐसी मेरी आप सभी की शुभकामनाएं। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है, आप अपना एक टाइम टेबल सेट करिए। टाइम टेबल सेट करने के बाद प्रत्येक विषय को आप समय दीजिए और उस समय के अंतराल जो है आप जो है उस विषय को पढ़िए। कुछ इम्पॉर्टेंट आप अपने दृष्टिकोण से भी बना सकते हैं कि हमें ये चैप्टर ज़्यादा पढ़ने हैं। सिर्फ आप उनको पढ़ते भी रहेंगे ना, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में रटने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ सन वगैरह या नाम वगैरह आप ज़रूर रट सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर आप सिर्फ अपनी आँख के आगे से निकाल देंगे, एक या दो बार भी निकाल देते हैं, तो 100% मानिए आपको रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमने देखा ही नहीं तो हम याद कैसे करेंगे। तो कम से कम देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुस्तक को अगर आप देख लोगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं होता कि हमको याद नहीं याद है तो क्या हुआ, देखा तो है। जब देखते हैं और देखने के बाद जब हम उस पर हल करते हैं या चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे और कभी कभी 10 में 10 भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 10 में से 2 ही क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, 8 गलत हो रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप चलिए कि यदि हम 1 से 10 तक क्वेश्चनों में सब में ए लगा देते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन सही होने की संभावना हमारी रहती है कि वो तो आंख बंद करके भी सही हो जाएंगे। यदि हम सब में ए लगा देते हैं या सब में बी लगा देते हैं तो एक संभावना के आधार पर यदि देखा जाए तो अब आपने पढ़ा हुआ है, 3 आपके वैसे भी सही हो सकते हैं, तो 3 आप और नहीं सही कर सकते, 4 आप और नहीं सही कर सकते। तो जब हम चिंतन करेंगे तो क्यों नहीं 7 या 8 क्वेश्चन हम सही करते हैं और हम परीक्षा को पास कर लेंगे। और कोशिश करते हैं जरा सी तो 10 में 10 भी सही हो सकते हैं। तो बस यही हमको करना है। जो हमने आपको अपना अध्ययन किया, जो महत्वपूर्ण बातें हमने पाई हैं वो आपको लिखी हैं। कभी भी एक निश्चित पैटर्न को मत अपनाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सब में ए भर दें या सब में सी भर दें, ऐसा मत करिएगा। संभावनाओं के आधार पर देखा जाए तो लगभग सभी विकल्प 2, 4, 5 अंक की गिरावट पर या कम ज़्यादा पे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ए वाला बिल्कुल ही ना हो या बी वाला बिल्कुल ना हो। निश्चित क्रम से एक ही विकल्प 5, 6 बार 7 बार नहीं होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। भले आपको नहीं आता है, पढ़िए, चिंतन करिए, विचार करिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकेगा आपके दिमाग, और अटकेगा तो आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। और शुरुआती दौर में परीक्षा के जो है आप पूरे पेपर को पढ़िए, जो आपको सही लगते हैं उन पर पहले तुरंत टिक करिए, ठीक है। अगर आप 100 में से 20, 25, 15 क्वेश्चन भी सही टिक कर लेते हैं तो बस जो बचे हुए क्वेश्चन से 2-2 विकल्प आ जाते हैं, उन पर आप चिंतन करिए। जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, 25 गिन के हटा दीजिए। आप देखिएगा कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये आपको परीक्षा पास करने में बहुत सहायता पहुँचाएगी, ठीक है। अब आपके मेरी बस शुभकामनाएं आप पास हो जाएं, अच्छे नंबरों से पास हों, बढ़िया अपना जो आपके अंदर से किसी प्रकार का डर ना रहे, ठीक है। पढ़िए सबको। जो आप मेन चीज़ जो पढ़ने में लीजिए, आप पाठ्य पुस्तक ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाने पे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं वह आपके पाठ्यक्रम की है और वह क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, उसमें से ही आपका आएगा सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, ठीक है। इजी नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इजी नोट्स के अंदर छोटा मैटर है,
ठीक है, संक्षिप्त है तो क्या हुआ, कुछ चीज़ें तो हैं, नहीं समझ मिल रहा तो हम इसको पढ़ लेते हैं। कम से कम आपको एक दिशा तो मिलेगी सोचने के लिए, विचार करने के लिए। ये तो नहीं है कि आपने देखा नहीं है, देखा तो है ना। तो जब देखा है तो हम चिंतन कर लेंगे, विचार कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे। सुना तो है, जब देखा ही नहीं तो चार विकल्प चारों ही नहीं लगेंगे, और चारों ही सही भी लगेंगे, चारों ही गलत भी लगेंगे, तो फिर हम उत्तर किसका देंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। बस आपकी परीक्षा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बस इतना ही। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो टिप्पणी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। ओके।